हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्यतिकरण वाले टॉपिक को क्लियर किया था। व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता, व्यतिकरण क्या होता है, उसके बाद उसके परिणामी आयाम का व्यंजक हम लोगों ने निकाला था। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक ड्राइव किया था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये है कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको व्यतिकरण से ही रिलेटेड बताने वाला हूँ, लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। व्यतिकरण से रिलेटेड दो टॉपिक ऐसे हैं जो डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप में एक डेरिवेशन की ही तरह है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मतलब ये पता लगेगा कि व्यतिकरण क्यों किया जाता है और व्यतिकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। व्यतिकरण की घटना कैसे होती है, उसको करने के लिए क्या क्या प्रतिबंध होते हैं या क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, उसको हमें दिखाना है, ठीक है ना। उसके बाद आज का जी टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आगे जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस डेरिवेशन को करने से पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, ये समझ लीजिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। हिंदी में आप लोगों ने नाम सुना होगा, कला संबद्ध स्रोत या असंबद्ध स्रोत, ठीक है, दोनों डेफिनेशन है। और उसके बाद व्यतिकरण की शर्त, ठीक है, व्यतिकरण होने के लिए क्या क्या शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक है ना, क्या क्या लिमिटेशन है उसकी, क्या क्या शर्तें हैं, ये चीज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। पीडीएफ बच्चों, आज की क्लास का पीडीएफ आपको लिखित में ही मिलेगा, क्योंकि आज की क्लास पूरा एकदम समझ लीजिए डेरिवेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेशन की तरह है। तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। पॉइंट पहले मैं बोल दूंगा और पॉइंट फिर यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर, और आपको उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिक्स और मैथ की तैयारी अच्छे ढंग से रिवाइज चैप्टर वाइज कराई जा रही है, रिविजन की तरह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स, यानी कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, हिंदी में कहते हैं इसे कला संबद्ध स्रोत, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, या तो आपके वेरी शॉर्ट में आता है या शॉर्ट में आता है। शॉर्ट टाइप 1, शॉर्ट टाइप 2, दो टाइप के होते हैं, तो कभी कभी उसमें पूछ लेता है, नहीं तो आपका वेरी शॉर्ट में आता है, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो ऐसे स्रोत, हमने बताया था व्यतिकरण की घटना के लिए 2 स्रोत का होना आवश्यक है, ठीक है। 2 स्रोत लीजिए तो व्यतिकरण तभी होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कला संबद्ध स्रोत पढ़ते हैं, फिर अभी टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों को। ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर जो है नियत हो, ठीक है। ऐसे स्रोत, ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कालांतर क्या हो, नियत हो। नियत होने का मतलब अर्थात समय के साथ वो कालांतर बदले ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कालांतर क्या हो, नियत हो। कालांतर का मतलब जैसे मान लीजिए एक सोर्स यहाँ से है, ठीक है, और ये हमारा, ये जो है हमारा सोर्स 1 है, ठीक, सोर्स 1 है। इससे मान लो ये वेव निकल रही है, ठीक है, ये वेव ऐसे निकल रही है। उसके बाद एक दूसरा सोर्स है, यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमने ले लिया दूसरा सोर्स S2, ठीक है। अब यहाँ से भी वेव निकल रही है, ठीक। अब ये जो वेव निकल रही है, इनके बीच का जो कालांतर है वो दोनों नियत होना चाहिए। कालांतर का मतलब फेज डिफरेंस, जितने समय में यहाँ से स्टार्ट हुई उतने ही समय में यहाँ से भी स्टार्ट होना चाहिए। जब ये 0 हो गई तब इसको 0 होना चाहिए, जब ये मैक्सिमम हुई
तब इसको भी मैक्सिमम होना चाहिए, जब ये मिनिमम हुई तब इसको मिनिमम भी होना चाहिए, फिर जब ये जीरो हुई तब फिर इसको जीरो होना चाहिए, उसी समय सेम टाइम पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, दो स्रोत, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर क्या हो, नियत हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान है बच्चों, बस इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आज का टॉपिक आपको समझाने के लिए आया हूँ केवल, बस। बाकी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो याद किया जाए। ठीक है, बस उसको समझ के दिमाग में रख लीजिए, पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स के बारे में एक दो बातें और मैं आपको बताता हूँ। अब इनके बीच कलांतर शून्य भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये जीरो हो रही है तब ये भी जीरो, जब ये मैक्सिमम तब ये मैक्सिमम, फिर जब ये जीरो फिर जीरो, फिर मिनिमम फिर मिनिमम। ठीक है, जब ये जीरो फिर जीरो, एकदम सेम टाइम पे सब कुछ हो रहा है। यानी इनके बीच फाई जो है, फाई क्या है, जीरो है। यानी कलांतर जो है वो क्या है, जीरो है। कला में कोई भी डिफरेंस नहीं, यानी फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कलांतर जीरो भी हो सकता है, और कलांतर जीरो भी नहीं, नियत मतलब कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है या अशून्य संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन बस अशून्य संख्याएं, अगर कुछ भी कलांतर कोई डिफरेंस आ भी रहा है तो वो नियत होना चाहिए। ठीक है, नियत होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसी स्रोत को ले लीजिए। अब मान लीजिए ये आपका t बराबर 0 समय पे यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ पहुंचा। ठीक, और फिर उसके बाद t बराबर 2 सेकंड पर यहाँ पहुंचा, फिर t बराबर ऐसे आगे चल के 3 सेकंड पर, ऐसे भी t बराबर 0 सेकंड पर यहाँ, t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ, t बराबर 2 सेकंड पर यहाँ। अब कालांतर क्या है, बदल रहा है। यहाँ पर देखिए कोण, इसका कालांतर बदल रहा है, यानी समय जो है बदल रहा है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोण भी बदल रहा है इसका। अगर कोण बदल रहा है, लेकिन कैसे बदल रहा है, नियत होके बदल रहा है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं, एक का डिफरेंस यहाँ है, एक का डिफरेंस यहाँ है, फिर ऐसे आगे बढ़ाएंगे, एक का डिफरेंस यहाँ है। यानी समय के साथ न बदले, समय के साथ भी नियत रहे या शून्य रहे, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अब बात आती है कि दो सोर्स हैं, तो क्या उनसे ऐसी दो तरंगे संभव हैं जिनके बीच कालांतर शून्य हो या कालांतर नियत हो। तो हम कहेंगे कि कुछ हद तक संभव है और बाकी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या जुगाड़ है, उसके लिए जुगाड़ ये बताया, इसको ये जुगाड़ बताया था यंग ने, थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग ने व्यतिकरण का ही प्रयोग किया था, व्यतिकरण का प्रयोग किया था, और व्यतिकरण के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, उसको हम लोग, कुछ आपके सिलेबस से बाहर हो गई है और कुछ जो है उसको मैं आपको कल की क्लास में उसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना। तो थॉमस यंग ने ये बताया कि अगर दो सोर्स हैं, अगर हमारे पास दो सोर्स हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उनसे निकलने वाली तरंगों का कालांतर जो है वो नियत हो या शून्य हो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया। ठीक है, एक सोर्स लिया, सोर्स एक ही लिया। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे दो टॉर्च लीजिए, आप लोग दो टॉर्च हाथ में लीजिए, उसके बाद दोनों को एक साथ ऑन कीजिए। जैसे मान लीजिए दीवार पर हम ऐसे टॉर्च एक साथ ऑन करते हैं, क्या दोनों से प्रकाश एक साथ दीवार पर पहुंचता है? पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाएगा। ठीक है ना, एक साथ दोनों को ऑन करेंगे तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाएगा, हो सकता है पहुंच भी सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन दो सोर्स को लेने के बजाय केवल एक सोर्स को लिया। ठीक है, और एक सोर्स को लिया, इसके बाद जो है इसके आगे इन्होंने एक गत्ते को लेकर उसमें दो छिद्र कर दिए, बराबर थोड़ी सी दूरी पर दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए। ठीक, तब इसको इन्होंने नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया S2। ठीक है, अब यहां से तरंगे चलेंगी। ठीक है, प्रकाश की किरण चलेगी, और जब इस पर पहुंचेगी तो ये जो है नए सोर्स का काम करेंगे। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ये सब किसका काम करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे, और नए सोर्स का काम करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इनका जो कालांतर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं
उनका जो कलांतर होता है वो सेम होगा। एक ही सोर्स है, एक सोर्स है, इसके आगे इन्होंने एक स्लिट रख दी, इस स्लिट में दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए, ठीक, बिल्कुल छोटे छोटे। और उसके बाद फिर जब पूरा प्रकाश आएगा इस स्लिट पर पड़ेगा तो इनसे जो किरण मतलब तरंगे निकलेंगी वो एक साथ निकलेंगी, एक ही समय पर निकलेंगी, यानी इनसे निकलने वाली तरंगों का कलांतर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। या हो सकता है शून्य ना हो तो कुछ भी हो तो वो नियत होगा, ठीक है ना। तो इसलिए व्यतिकरण के प्रयोग में एक सोर्स लिया जाता है और फिर उसके आगे एक स्लिट रख दी जाती है, ठीक। फिर जहां पे व्यतिकरण देखना होता है वहां पर हम क्या रख देते हैं, पर्दा रख देते हैं, ठीक। एक क्या रख देते हैं, पर्दा, कर्टेन जिसे कहते हैं, एक पर्दा रख देते हैं। व्यतिकरण हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, और यहाँ से इस स्लिट से इस पर्दे की जो दूरी होती है इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल डी से। ऐसा किसने बताया था, थॉमस यंग ने बताया था, ठीक है ना। ये बात किसने बताई थी, थॉमस यंग ने बताई थी। तो ऐसे अगर एक सोर्स लेकर दो सोर्स हम लोग तैयार करते हैं और उनसे जो तरंगे निकलेंगे उनके बीच कलांतर क्या होगा, नियत होगा, तब वो कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा, यानी कला संबद्ध स्रोत हो जाएगा। अब आता है कला असंबद्ध स्रोत क्या होता है। तो ऐसे समझ लीजिए जिनके बीच कलांतर नियत नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कला असंबद्ध स्रोत, ठीक है ना। कला असंबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, जिनके बीच कलांतर नियत नहीं होता है, और कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, जिनके बीच कलांतर क्या होता है, नियत होता है, ठीक। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगी और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है। अगला पॉइंट है व्यतिकरण की शर्तें। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि व्यतिकरण क्या है, इसके शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या इसके द्वारा मतलब इसके लिए प्रतिबंध बताइए। शर्त को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबंध, ठीक। कुछ इसकी सीमाएं होती हैं तभी व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा। इसकी कुछ शर्तें हैं, अगर ये शर्त पूरी करते हैं आप तो व्यतिकरण पक्का होगा, ठीक है ना। अब कौन कौन सी शर्तें हैं, इसको पॉइंट वाइज तो आपके स्क्रीन पर आएगा ही, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ केवल बस, ठीक है। लिखूंगा नहीं, पॉइंट्स लिखने में टाइम लगता है और अगर उसको क्लियर कर दिया जाए तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। अब व्यतिकरण की शर्तें क्या है, तो सबसे पहली शर्त यही है कि दोनों तरंगों का जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक। पहली शर्त में यही हम कहेंगे कि जो है कलांतर जो है नियत होना चाहिए, अर्थात स्रोत जो है वो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, ठीक। स्रोत जो है वो कला संबद्ध होने चाहिए, यानी हम कहें कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए व्यतिकरण के लिए, ठीक, होना चाहिए। अगर कला संबद्ध स्रोत है तो व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि दोनों जो तरंगे होती हैं, हमने व्यतिकरण आपको पढ़ाया था, तो व्यतिकरण में क्या डेफिनेशन क्या थी, समान आवृत्ति की, ठीक है। समान आवृत्ति की दो तरंगों को जब एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता मिनिमम होती है। परिणामी तीव्रता बोलिए या परिणामी आयाम बोलिए आप लोग, ठीक है। परिणामी आयाम मैक्सिमम होता है कुछ बिंदुओं पर और कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम न्यूनतम होता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, व्यतिकरण बोला जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां जो है वो सेम होनी चाहिए, आवृत्ति अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दोनों जो तरंगे हैं वो उनकी आवृत्तियां सेम होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में तरंग चली गई तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो आवृत्ति सेम होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति सेम होनी चाहिए। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य भी लिख सकते हैं, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने आपको व्यतिकरण पार्ट 1 जब पढ़ाया था तो उसमें आवृत्ति क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, हमने सब आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये दोनों समान होना चाहिए। अगर ये दोनों समान है तब भी व्यतिकरण संभव है, मतलब सारी शर्तें जो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ ये सारी शर्तें व्यतिकरण के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए,
तीसरा पॉइंट क्या है इसका, दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम जो हैं, तरंगों के आयाम, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। दोनों तरंगों के आयाम समान या लगभग समान होने चाहिए, ठीक है ना। दोनों तरंगों के आयाम समान या लगभग समान, जैसे हमने बताया था कि आप इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि अभी क्या है, असमान है, ठीक है। लेकिन आगे चलकर अगर हम इसको A भी मान सकते हैं, इसको भी A मान ले, दोनों तरंगों का आयाम अगर सेम मान ले, तो परिणामी आयाम जो होगा वो अधिकतम में 2AA मिलके क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और मिनिमम में क्या होगा, AA मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब भी वहां पर व्यतिकरण होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है व्यतिकरण नहीं होगा, व्यतिकरण आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो AA मिलके क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी, और जब AA घटकर 0 हो जाएगा तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरंगों के आयाम हम कहें समान भी हो सकते हैं अथवा लगभग समान है तो भी क्या होगा, चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं, ठीक है, ये जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2, ये बहुत मतलब नैरो होनी चाहिए। नैरो का मतलब बहुत पतले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो है छेद कर दिया जाए पूरा बड़ा सा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ लीजिए जैसे एक पेज लीजिए और उस पेज में एक ब्लेड, जैसे ये आपके पास एक पेज है, इस पेज में एक ब्लेड से ऐसे सीधे चीरा मार दीजिए, ठीक है ना। तो एक सीधा चीरा मारने से जो जितना छिद्र बनता है बस उतना छिद्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ा छिद्र की आवश्यकता नहीं होती है कि हाँ हमें उसको होल कर देना है पूरा, ठीक है, होल नहीं करना है, बस एक पेज हो और उस पर एक छोटा सा चीरा मार दीजिए, वही क्या है, सोर्स का काम करेगा। तो ये दोनों सोर्स जो है वो एकदम नैरो होनी चाहिए, यानी संकीर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, इस स्रोत को, ये जो स्लिट है इसको बोलते हैं स्लिट, स्लिट 1 स्लिट 2, ठीक है ना। या हम कहें ये जो पर्दा है, ये जो लगा है, इसको हम बोलते हैं स्लिट। इस स्लिट पर दो सोर्स हैं, ठीक है, इसको स्लिट नहीं बोला जाता है, स्लिट इसको बोला जाता है। इस स्लिट में दो छिद्र होते हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, स्लिट है। तो इस सोर्स से, मेन सोर्स जो है आपका, इस सोर्स से ये स्लिट की दूरी जो है वो, मतलब इस स्रोत जो है इस स्लिट से थोड़ा दूर पर ही रखना होना चाहिए, बहुत पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, तो पास ही है, लेकिन इनको क्या कर रखना है, दूर रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम पास में रख देना है, इनको थोड़ा दूर रखना है, तब यहाँ से वेव चलेंगी और एक साथ इस दीवार पर पहुंचेंगी, और इस दीवार पर पहुंचने के बाद S1 और S2 से समान समय में निकलेंगी, ठीक है ना। तो इनको दूर ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि ये जो स्लिट है, इस स्लिट से इस पर्दे की दूरी, ठीक है, ये जो स्लिट है, स्लिट में दोनों छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक। और इस स्लिट से इस पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल D है। तो कैपिटल D का मान अधिक होना चाहिए किससे, स्मॉल d से, मतलब इन दोनों छिद्रों की जो बीच की दूरी होती है उससे अधिक होनी चाहिए ये वाली दूरी, ठीक है ना। बराबर नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इससे स्मॉल d से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। पर्दे की दूरी स्मॉल d से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, या हम कहें पर्दे की दूरी जो है दोनों छिद्रों की दूरी से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कोहेरेंट सोर्स पढ़ा, कला संबद्ध स्रोत, फिर हमने आपको बताया कला असंबद्ध स्रोत, फिर हमने आपको बताया व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है, 4-5 शर्तें हैं। अगर ये चारों पांचों टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हैं तो पहले तो आपका जो 2-2 नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है, अगर व्यतिकरण वाले लेसन से कोई डेफिनेशन आएगी तो या तो कला संबद्ध स्रोत आएगी, या तो व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये टॉपिक आएगा। अगर व्यतिकरण वाले लेसन से, व्यतिकरण वाले टॉपिक से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग में बनता है तो उसके लिए तो मैं आपको डेरिवेशन करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो है डेरिवेशन जो आएगा वो है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस डेरिवेशन को हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में, आज की क्लास में नहीं करेंगे। लेकिन उस डेरिवेशन को समझने के लिए हमें थॉमस यंग द्वारा बताए गए इस चीज को, यानी
व्युत्करण की शर्तों में जो व्युत्करण कराने के लिए जो शर्तें आवश्यक हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। किताब में पॉइंट्स लिखा होता है, बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि हाँ बस इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन बच्चों इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है ना। सारी चीजें आप लोग समझ के दिमाग में रख सकते हो। ठीक, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्रिंज चौड़ाई निकालने का व्यंजक, वो बहुत ही आपको आसान लगेगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर समझ में आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथ की आपको क्लास मिलेगी, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है ना। चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं एक जैसे अनसॉल्व से क्वेश्चन लेकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन अनसॉल्व का एक सेट उठाइए तो उसमें पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली। तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारे मतलब क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके लिए वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ से पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा आसान होगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स और मैथ में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़िए और घर पे उसका रिवीजन कीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका जो पूरा लिखित मतलब जो है राइटिंग में जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक के साथ, उसको हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।